एक बार हम रुककर अपने आप को थाम कर बस एक सवाल करें कि झारखंड अलग राज्य करने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज इस भीड़ से उत्तर जानना चाहते हैं, क्या अलग झारखंड राज्य करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? आज हर एक गांव की गली से, खेत के चौपाल से यही आवाज आती है, खेतों की पगडंडियों से, गांव के चौपाल से, कि झारखंड आज हमने जो सोच कर लिया था आज वो कोसों दूर है हमसे। हमने झारखंड आज इसलिए लिया था कि जब हम लोग झारखंड राज्य का अलग निर्माण करेंगे, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जल जमीन जंगल को सुरक्षित किया जाएगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जैसे झारखंड राज्य अलग हुआ, हमें क्या मिला? हमें पलायन मिला, हमें विस्थापन मिला, हमें बेरोजगारी मिली, हमें अशिक्षा मिला, हमें बीमारी मिली, और आज धड़ल्ले से हमारी नौकरियों को प्रदेश के लोगों को बेचा जा रहा है और हम केवल तमाशाबीन होकर देख रहे हैं। आज झारखंड होने के बाद हमें बस यही मिला कि हमें नक्शे से काटकर 46% बिहार का भूभाग, 79,714 वर्ग किलोमीटर का एक धरती का टुकड़ा मिला है। लेकिन आज हक अधिकार की बात करें तो आप गिरिडीह से लेकर गढ़वा चले जाएं, सिंहभूम से लेकर आप साहेबगंज चले जाएं, आपको यही मिलेगा कि आज भी झारखंड के लोगों का दमन किया जा रहा है, आज भी झारखंड के लोगों का दोहन किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और चूंकि इस राज्य को बनाने में बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया है, आज विनोद बिहारी महतो हमारे बीच नहीं है, आज निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है, आज कॉमरेड ए.के. राय हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज किशन गुरु शिबू सोरेन जिंदा है, आज वो अस्वस्थ है, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनसे एक सवाल पूछेंगे कि गुरु जी बताइए कि इसी दिन के लिए आपने झारखंड राज्य अलग लिया था, आपने झारखंड राज्य क्या केवल अपनी पुतोहू लोग को विधायक बनाने के लिए लिया था? इस बात का उत्तर दीजिएगा गुरु जी, यदि आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही है तो। आज बगल में, यही बगल में माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी बैठी है जो गांडे की विधायक है, वो एक महिला विधायक है, इसलिए हम महिला पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, उन पर कोई छीटाकशी नहीं करेंगे। लेकिन वो मंचों पे आती है और अपने भाषणों में बार बार 1000 रुपए का जिक्र करती है कि हमने मैया सम्मान योजना दिया 1000। ऐसा लगता है उन्होंने हमें खैरात दिया है, हमें भीख दिया है। बड़ा दुर्भाग्य कि कोई 1000 रुपया देकर इस प्रकार से महिमा मंडन करता है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री, उनकी अर्धांगिनी, चूंकि दोनों सरकार में दोनों सम्मिलित हैं, मैं उन्हें साफ साफ कहूंगा 1000 नहीं, आप 500 रुपया देके वोट ले जाइए, लेकिन हमारा एक शर्त होगा, आपके परिवार में 4 विधायक है, आप डिसाइड कर लीजिए वो कौन रहेगा, 3 को इस्तीफा दीजिए, इस बार सारा वोट आपका रहेगा। कौन इस्तीफा देगा? कल्पना मैडम इस्तीफा देंगे या बसंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे या सीता मैडम इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन जी बताइए। अरे वाह, ये झारखंड के लोगों को आज भी आप लोग को क्या समझ रहे हैं? आपने हमें क्या दिया? अभी हमें नहीं, हमारी माओ और बहनों को मैया सम्मान योजना आपने दिया। भैया लोग क्या झाल बजाएंगे? नहीं बताइए, भैया लोग क्या झाल बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? इसलिए आप बिल्कुल, आप 1000 रुपए में सारा वोट ले जाइए, लेकिन आप उत्तर दीजिए कि आपके परिवार में कौन 3 लोग हैं जो विधायकी से इस्तीफा देंगे? कौन 3 लोग इस्तीफा देंगे? या यदि आपकी मैडम अगर वो गांडे से विधायक रहेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय आप बरहेट से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? बताइएगा। नहीं ना? तो ये कौन सा ड्रामा है भाई? ये कौन सा महिमा मंडन है? आज हमारे राज्य में पलायन बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में अशिक्षा का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में मजदूरों की संख्या प्रवासी के रूप में बढ़ रही है, और आप 1000 रुपए देकर हमें अगर बहलाने का कार्य करते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। और विशेषकर झारखंड के युवाओं, आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज देख सकते हैं युवाओं का मकसद होता है कि बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा से कंपटीशन की तैयारी करें और झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में बैठे। आज आपको मालूम है सीजीएल के साथ क्या हुआ? मालूम है आपको क्या हुआ सीजीएल के साथ?
पेपर लीक का मामला। आज सीजीएल के साथ क्या हुआ? पेपर लीक का मामला। आप सोच के देखिए, सीजीएल की परीक्षा जिसका इंतजार 2015-16 से किया जा रहा था कि नहीं? 2015-16 से सीजीएल की परीक्षा का इंतजार किया जा रहा था। आज 2024 में 28 जनवरी 2024 को सीजीएल की परीक्षा होती है, लेकिन 2 घंटे बाद पुनः पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। पुनः री एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम कब लिया जाता है? 21-22 सितंबर को लिया जाता है। पुनः री एग्जाम में भी पता चल रहा है कि पेपर लीक किया जा चुका है। ऐसे में आप तमाम केवल नौजवान पढ़ने वाले छात्र नहीं, अभिभावक, माताएं, हमारे तमाम अभिभावक, आपको भी गुस्सा आना चाहिए। आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि आपने इन सरकारों को क्यों चुना था। आपको मुख्यमंत्री के साथ सुदीप सोनू से सवाल करना चाहिए कि आपको हमने सत्ता में क्यों बैठाया था? सीजीएल के पेपर लीक करने के लिए नहीं बैठाया था। आपको सवाल करना चाहिए। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम और आप व्यस्त हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। हम अपनी चाय की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपनी पान की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, हम अपने काम काज में व्यस्त हैं, हम अपने रोजगार में व्यस्त हैं। लेकिन आज यहाँ के राज्य के आपके बच्चों के भविष्य को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है और आपके कानों में अगर जू नहीं रेंग रही है तो याद रखिएगा, केवल सरकार दोषी नहीं है, आप और हम दोषी हैं इस राज्य की बर्बादी के लिए। इस बात को याद रखिएगा। और यदि आप आज याद नहीं रखते हैं, आज यदि आप में राजनीतिक सुचिता का संचार नहीं होता है, यदि आज आप में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती है, तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि आपने क्यों सवाल नहीं किया। जिन लोगों को आपने सत्ता दिया था उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया? कौन जिम्मेवार होगा? सीजीएल की परीक्षा में धांधली का जिम्मेवार कौन होगा? पारा टीचर की जो समस्या है उसका जिम्मेवार कौन होगा? आंगनबाड़ी की सेविका धरने पर बैठी है, उनका जिम्मेवार कौन होगा? पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं। आज ये सवाल उठता है कि अगर पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं तो इस राज्य में खुशहाल कौन लोग हैं? ये भी हमारे सोचने का सवाल है। और विशेषकर नौजवान साथियों, आपको बताना चाहेंगे, कभी भी आपका ध्यान उस ओर नहीं गया है। आपका ध्यान कभी उस ओर नहीं गया है। हमारा ध्यान नौकरियों की ओर जाता है। एक बहाली में अगर मान के चलिए जेपीएससी की बहाली आती है, 250 सीट होता है, 350 सीट होता है, 350 सीट होता है। लेकिन आपको मालूम है इस राज्य में इनकम का जगह कहाँ है? आपको अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड उतना डेवलपमेंट ही नहीं है, हमारे सोचने की शक्ति वहां तक गई ही नहीं है। अरे नौकरी वन टाइम अगर जेपीएससी निकालती है तो 250 सीट ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन आपको मालूम है आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके जिला में जो भी सरकारी मकान है, जो भी सरकारी भवन है, वहां केवल 2-4 अधिकारी सरकारी होते हैं। बाकी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे आधार पे होता है, बाकी टेंडरशिप के आधार पे होता है। आप जो पंचायत भवन देख रहे हैं, उस पंचायत भवन में जो खिड़की का रंग पेंट करने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, बल्ब लगाने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन से लेकर फिटिंग हर एक काम एजेंसी को दिया जाता है। झारखंड में कितना एजेंसी काम कर रहा है? अरे नहीं करने से भी 30,000 35,000 एजेंसी झारखंड में काम कर रही है। छोटी बड़ी सब मिला के 30,000 से 35,000 एजेंसियां काम कर रही है। एक एजेंसी का टेंडर करोड़ों में होता है। आप उन एजेंसियों का लिस्ट निकालिएगा, 1% झारखंड के लोग नहीं है। आप केवल नौकरी देखते हैं कि बहाली कै गो निकल रहा है पुलिस का। आप इतने इस भीड़ में कै गो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस भीड़ में कै गो एजेंसी के ओनर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके बगल में कोई सरकारी स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा या +2 होगा, वहाँ का प्रिंसिपल सरकारी है, वहाँ का फिजिक्स का टीचर सरकारी है, वहाँ के केमिस्ट्री का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए आईटी, टीटी और स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। आईटी का टीचर सरकारी नहीं है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं है, स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि आईटी और टीटी का टीचर एग्जाम लिख के नहीं आते हैं, एजेंसी के थ्रू आते हैं। वो एजेंसी भी आपकी नहीं है, वो टीचर भी आपका नहीं है। आज तक झारखंड का ध्यान गया ही नहीं है।
झारखंड के नौजवान नौकरी के, ठीक है नौकरी अच्छी बात है, हमारी भी पहली प्राथमिकता नौकरी होती है, लेकिन आप एजेंसी को भूल रहे हैं, आप टेंडरशिप को भूल रहे हैं, आप ठेकेदारी को भूल रहे हैं। अरे पैसा वहां है। वीडियो की तनख्वाह क्या है? वीडियो की तनख्वाह आज के डेट में क्या है? 50,000, 1 लाख है। चलिए 1 लाख मानते हैं, चलिए मान लेते हैं बढ़िया पदाधिकारी की तनख्वाह 1 लाख है, तो 12 महीना में 12 लाख, यानी 1 साल का 12 लाख। वो नौकरी कितना करेगा? 30 साल। कितना? 30 साल। 12 को 30 से गुना करिए, 3.6 करोड़। क्या कैलकुलेशन सही है? 3.6 यानी 3.6 करोड़। यानी एक वीडियो, एक बढ़िया रैंक का ऑफिसर अपने जीवन काल में कितना पैसा कमा रहा है? 3.6 करोड़। आपको जानकारी होना चाहिए, एक छोटा एजेंसी करोड़ों का बजट एक बार में, हमको लगता है एक बार जब वो लेती है करोड़ रुपए बचत कर लेती है। आज तक किसी लीडर ने आपको इस ओर लेके नहीं गए हैं, कोई लीडर नहीं, किसी को मतलब नहीं है। आप कहीं चले जाइए, आप अस्पताल में चले जाइए, स्वास्थ्य केंद्रों में, डॉक्टर सरकारी हो सकता है, डॉक्टर सरकारी हो सकता है, वॉचमैन सरकारी नहीं है, जो गार्ड है वो सरकारी नहीं है, जो सफाई कर्मी है वो सरकारी नहीं है। वो कहां से आते हैं? परीक्षा लिख के नहीं आते हैं, वो एजेंसी के माध्यम से आते हैं, ठेकेदारी के माध्यम से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं। अरे वहां आपका ध्यान गया ही नहीं है। इसलिए आज लोग मुझसे क्यों चिढ़ते हैं मालूम है? क्यों ये लोग इनके रातों के सपनों में हम आते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं घरों में कि ये लड़का लीडर नहीं, टीचर ज्यादा है, ये पढ़ाता है, ये अपनी सभाओं में भाषण कम पढ़ाता है, लेक्चर और क्लास ज्यादा लेता है। नहीं बताइए किस लीडर ने आपको बताया है? किसने आपको बताया है? झारखंड में, ये तो आपके इधर की बात मैं कर रहा हूं। चलिए कोलियरी की चक्कर लगाइए, जहां कोयला कोड़ा जाता है, वहां की कंपनियों का नाम है संजय उद्योग, खेमका, आनंदिता, त्रिवेणी, मैंने ऐसे लगभग सैकड़ों कंपनियां हैं जो कोयला कोड़ने का काम करती है। वो कहां की है? हैदराबाद की है, इलाहाबाद की है, पटना की है, कलकत्ता की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, चेन्नई की है। आपके गिरिडीह और रांची की एक भी नहीं। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, एजेंसियों में भी 75% झारखंड के लोगों को प्रमोट करेंगे। झारखंड के लोगों को 75% प्रमोट करेंगे। और आपको मालूम है सरकार क्या चीज है, आपको मालूम है। उसके बाद चूंकि ये लोग ये तर्क देते हैं कि भारत के संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि हम किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे उनको नौकरियों में आने से रोके। सही बात है, भारत के संविधान आर्टिकल 15 और 16 को पढ़िएगा, उस आर्टिकल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। वहाँ क्या लिखा है कि हम किसी को धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहाँ भाषा का जिक्र कहीं नहीं, हम भाषा के आधार पर रुकेंगे। भारत के संविधान में आर्टिकल 15-16 को पढ़िएगा, आपके हाथ में गूगल है, वहाँ जाति का जिक्र है, धर्म का जिक्र है, लिंग का जिक्र है, जन्म स्थान का जिक्र है, भाषा का जिक्र नहीं है। हम भाषा के आधार पर रोकेंगे। गिरिडीह में परीक्षा गिरिडीह की भाषा के आधार पर। अब सवाल है कि कैसे भाषा के आधार पर परीक्षा लेने से कैसे रुकेंगे? भाषा के आधार पर यदि हम परीक्षा लेंगे तो कैसे रुकेंगे? उदाहरण के लिए मान के चलिए हमने हिंदी में कोई पेपर लिखा और उस पेपर में सवाल आया एक मुहावरा, आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना, इसका मतलब क्या होता है? तो आपके साथ साथ आधा भारत के लोग इसका उत्तर जानते हैं कि आंख का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा, कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना, आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। आधा भारत इसका उत्तर जानता है। लेकिन इसी सवाल को अगर हम अपनी भाषा में, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा में पूछेंगे कि पकड़ करे हाथ, करे करे झांक, की लगे बुझा कि पकड़ करे हाथ, करे करे झांक, एक माने की लगे बुझाओ, के बुझता है?
कि हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच घूर घूर ना पावाय। क्या बुझता है? यानी अगर गवर्नमेंट के पास दिमाग हो तो वे फॉर्म भी ले लेंगे और वे रुक भी जाएंगे, लेकिन ना इनके पास दिमाग है और ना दिल है, इसीलिए पत्थर दिल होके झारखंड की नौकरियों को बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या भाषा के आधार पर रोक सकते हैं कि नहीं, तो आप जाइए ओडिशा की वेबसाइट को चेक कीजिए जिससे नियोजन का नोटिफिकेशन निकलता है। आप पश्चिम बंगाल की वेबसाइट को चेक कीजिए जहां से नियोजन का नोटिफिकेशन निकलता है। आप तमिलनाडु के वेबसाइट को चेक कीजिए, आंध्र प्रदेश के वेबसाइट को चेक कीजिए जहां से नियोजन का नोटिफिकेशन आता है। वहां साफ साफ लिखा है ओडिया भाषा का जानकारी है तो भरिए, नहीं तो घरे भीतरे रहिए। लेकिन झारखंड क्या है? झारखंड बाबा जी का ढाबा है, जिसको मन है जिधर से मन है आइए खाइए और जाइए। इसलिए आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक सुचिता का अंत कर लिया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का अंत कर लिया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक नैतिकता का अंत कर लिया है। और नहीं तो आज बार बार परीक्षा लीक नहीं होता, बार बार छात्र सड़कों पे नहीं आते हैं। आज हमारे नौजवान ऐसा लग रहा है बिरसा मुंडा के राज्य में, शायद निर्मल महतो के राज्य में हक नहीं, अधिकार नहीं, सरकार से अपना भीख मांग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए आज तमाम नौजवान, चूंकि नौजवानों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि आपका गुस्सा अभी क्यों नहीं आ रहा है, आपका गुस्सा सही जगह पे क्यों नहीं आता है। अरे आपका गुस्सा जो ताड़ी गोदाम में आता है, जो माड़ी गोदाम में आता है, जो जुआ खेलते हैं, जो टास की भट्टी में आता है, वह गुस्सा सरकार के सामने क्यों नहीं आता है, ये मेरा आपसे सवाल है। क्यों नहीं आता है आपको गुस्सा इन विधायकों से? क्यों नहीं आता है आपको क्रोध इन सांसदों से जो आपके बच्चों के भविष्य को सौदा कर रहे हैं, उनके सपनों का खंजर भोंक रहे हैं? क्यों नहीं आपको गुस्सा आ रहा है? इसलिए आज तमाम गिरिडीह के वासी और मीडिया के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को कहेंगे कि आज आपके पास समय है, आज आपके पास समय है। एक लड़का पारसनाथ के जंगलों से निकलकर आपको पुकार दे रहा है, इस पुकार का अनसुना मत कीजिएगा, नहीं तो 10 साल बाद जो लड़के हमारे भाई लोग आएंगे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से बाहर नहीं आ पाएंगे। टाइगर जरा महतो जिंदाबाद, टाइगर जरा महतो जिंदाबाद। आज आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमारा तिरस्कार कर सकते हैं, आप हमसे नफरत, हमारे लिए ईर्ष्या रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई स्वीकार कीजिए 24 सालों के झारखंड में पहली बार कोई लड़का आया है जो अपने दम पे, अपनी प्रतिभा की बदौलत राज्य का चेहरा बना है। कल्पना सोरेन इसलिए चेहरा बनी कि मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी है। 24 साल के इतिहास में हमको एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि कोई एक साधारण सा लड़का 2 साल पहले उसे गांव के लोग ठीक से नहीं जानते थे, आज वो राज्य में चर्चा का विषय है। मैं 24 साल के इतिहास को आपको पढ़ने कह रहा हूं। एक बार एक इतिहास हमको बताइए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस राज्य में रोज आंदोलन हो रहा है, कभी राजभवन के सामने हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री के आवास में हो रहा है, कभी डीसी कार्यालय के सामने हो रहा है, कभी विधानसभा के सामने हो रहा है। तो रोज नेता बनना चाहिए, कहां बन रहे हैं? और हम तो जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे 50 लड़के थे, मैंने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी धनबाद से मात्र 50 लड़के थे, और आज आपके बीच एक चेहरा बन के आए हैं। क्यों? क्योंकि ये नियति की मांग थी। नियति चाहती थी कि कोई आए सामने जो झारखंड के मुद्दों पे खुल के बात करे, कोई आए सामने जो झारखंडियत पे खुल के बात करे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि दिल्ली से तो हर कोई परेशान है, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? तो बस मैंने वही काम किया है, मैंने आवाज दिया है, मैंने घंटी बांधने का काम किया है। और आज मैं बिल्कुल तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सरकार को, तमाम जनप्रतिनिधियों को और साथ ही साथ सुपर सीएम
मुख्यमंत्री के साड़ू श्री सुदेव सोनू को भी चुनौती देता हूं कि सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी, वो भी झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। बड़ा दुर्भाग्य, एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग 2 साल से झंडा मैदान में सभा करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं जिला प्रशासन भी मौन क्यों हो जाती है, जिला प्रशासन भी अंतिम समय निर्णय क्यों बदल देती है। तो ये ठीक है सोनू जी, अभी समय आपका है, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो घमंड कर रहे हैं अपने पद का और मुख्यमंत्री से आपके परिचय का, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिएगा, इस बार गिरिडीह की जनता आपसे हिसाब लेगी। गिरिडीह की जनता आपसे इस बात का हिसाब लेगी कि आपने जितना जीएम लैंड में कब्जा किया है, आपने जितना कंपनी और फैक्ट्री से दलाली लेने का काम किया है, उसका पाई पाई हिसाब गिरिडीह की जनता लेगी। माननीय सुदीप कुमार सोनू जी, इस बात को याद रखिएगा। आज केवल गिरिडीह की बात करें तो आज आपके आसपास इसी क्षेत्र में हजारों छोटी बड़ी कंपनियां हैं कि नहीं? आज इसी गिरिडीह में हजारों कंपनियां हैं, रंजित दा, है कि नहीं? हाँ मनोज दा, इसी गिरिडीह में हजारों कंपनियां हैं। आज आप देख सकते हैं हर एक कंपनियों से धुआं निकलता है, लेकिन विधायक मौन है। अब सवाल ये उठता है कि विधायक मौन क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं। एक कंपनी के किनारे मेरा कार्यक्रम था। जब तक मेरा कार्यक्रम था, कंपनी ने धुआं को बंद करके रखा था। यानी केवल मेरे कार्यक्रम से अगर धुआं बंद हो सकता है, तो विधायक चाहेंगे तो क्या क्या बंद हो सकता है, आप सोच के देखिए। एक कार्यक्रम में, जब तक मेरा कार्यक्रम था, मेरे कार्यक्रम से लगभग 300-400 मीटर की दूरी में एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में धुआं उड़ता है, लेकिन जब तक कार्यक्रम था वो धुआं बंद था। क्यों बंद था? मैं कंपनी के ओनर ने कहा था कि जब तक टाइगर जयराम महतो मीटिंग करके चले ना जाए, धुआं मत खोलना। आप समझ सकते हैं, एक लड़का जो ना विधायक है ना सांसद है, अगर उससे इतना खौफ बन सकता है, तो जो लोग संवैधानिक पदों में हैं, उनसे कितना खौफ बनेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब सवाल है, क्यों नहीं चाहते हैं? ये क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं, ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हें वो कंपनियां चंदा देती है। ऐसा नहीं है कि जरा महतो को उन्होंने चंदा का प्रलोभन नहीं दिया। कभी उन्होंने स्कॉर्पियो तो कभी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को ऑफर रखा है, लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि मैं उस मिट्टी से आता हूं जिस मिट्टी में शहीद निर्मल महतो ने बलिदान देकर झारखंड राज लिया था। आप ये सौदेबाजी उनसे कीजिएगा जो लोग बिकना जानते हैं। हम झारखंड की राजनीति में टिकने आए हैं, और अगर हम टिक गए तो बेईमानों का बहुत बेहतरी से सफाया होगा। बिल्कुल बहुत बेहतरी से सफाया होगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये लड़का नौजवान है, कभी कभी एग्रेसिव भाषण देता है, आक्रामक बातें करता है, मारने पीटने की बातें करता है। ठीक है भैया, ये मेरा व्यवहार में है तो है। मैं कोई छुपा के अपना मेरा कैरेक्टर नहीं है जैसा सुदीप सोनू का है। मेरा कोई कैरेक्टर छुपा के नहीं है। मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। मुझे टी शर्ट पहन के मंच में आना पसंद है, मैं आता हूं। मुझे खाली पांव पसंद है, मैं खाली पांव आया हूं। मैं कोई दिखावटी नहीं हूं, मैं जो हूं। लेकिन हाँ, इतना कह देंगे, मैंने 2 साल झारखंड को देखा, बहुत करीब से देखा। लगभग नहीं करने तो 20 करोड़ मुआवजा हम लोग लड़के दिलाए। 20 करोड़ रुपया हम लोग मजदूरों को लड़के दिलाए। कहीं कहीं नहीं भी दिला पाए, ये भी सही है, लेकिन 20 करोड़ और लगभग 1500 नियोजन हम लोग लड़के दिलाए। उस लड़ने के क्रम में झारखंड को मैंने बड़े करीब से देखा कि झारखंड में नियम से बात करने से ये राज नहीं चलेगा। इस देश में गांधी का भी आदर है, इस देश में भगत सिंह का भी आदर है, और मुझे लगता है झारखंड में भगत सिंह का चरित्र होना चाहिए। मैं आपको एक ताजा घटना बता रहा हूं।
आपने मेरा वीडियो देखा होगा बागमारा में, शायद पहली दृष्टि में आपको भी बुरा लगा होगा कि लड़का क्या बोल रहा है, बदला लेंगे, खून बहेगा, लहू बहेगा। आपके परिवार को हम देख लिए हैं, आपको भी लगेगा चूंकि वो 30-40 सेकंड का वीडियो है, लेकिन असली सच्चाई क्या है अगर आप सुनिएगा तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। दरअसल बागमारा के उस कोलियरी में 133 मजदूर काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई कहीं काम करता है तो उसके काम का कोई प्रमाण होता है कि नहीं? चूंकि वो कोलियरी में काम करते हैं यानी बीसीसीएल के अधीन काम करते हैं, लेकिन चूंकि बीसीसीएल ने टेंडर दे दिया है तो टेंडर दे दिया है तो टेंडर वाली कंपनी का जिम्मा होना चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में आप सुन रहे हैं, यहाँ पे टेंडर वाली कंपनी भी बोल रही है कि वर्कर मेरे नहीं है, बीसीसीएल भी बोल रही है ये वर्कर मेरे नहीं है, जबकि उनको पेमेंट भी मिल रहा है, 5600 मिल रहा है, किसी को 6200 मिल रहा है, किसी को 8000 मिल रहा है। तो मैंने वही सवाल किया कि भाई इनको 8000 पेमेंट दे कौन रहा है? इनको 8000 पेमेंट दे कौन रहा है? ये बीसीसीएल की वर्कर नहीं है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी के वर्कर नहीं है, तो इनको पेमेंट दे कौन रहा है? बस वही कोई तीसरा आदमी छुप के बैठा है जो विधायक या सांसद है। उनका पेमेंट बनता है 32,000, उनको मिल कितना रहा है? 6,000। बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? किसका खून? अगर आप में जरा भी इंसानियत है और आप में जरा भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता है तो आपका खून खोलेगा ही खोलेगा। पेमेंट कितना बनता है? 32,000। कितना मिल रहा है? 6,000। किसका खून नहीं खुलेगा? मीडिया चल रहा था, कैमरा था, हमको भी मालूम था कि मीडिया लोग वीडियो ले रहे हैं, नहीं तो बोतल कसम से हम टेबल में पटकने के लिए नहीं उठाए। अगर वो लाइव नहीं चलता ना तो एक पदाधिकारी का कपार में पटकना। बहुत अच्छा। अब आपको अगर मेरा ये कैरेक्टर नहीं पसंद है वोट मत दीजिए, झूठ बोल के वोट नहीं लेंगे। अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो बिल्कुल रिएक्शन होगा, जनता के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बेईमान और भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके साथ रिएक्शन होगा। मैं आपको इसी गिरिडीह लोकसभा की एक घटना सुना रहा हूं। गिरिडीह लोकसभा, गिरिडीह विधानसभा पीरटण की घटना है। हमारे पीरटण के साथी भी आए, उनसे पूछिएगा। एक दिन उस ब्लॉक परिसर में 2 ऑफिसर चाय पी रहे थे। बातों बातों में चर्चा शुरू हुआ। एक ऑफिसर ने कहा कि सर जयराम महतो का बहुत हवा है, लाखों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं, लग रहा है वो गिरिडीह लोकसभा जीत रहा है। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा सर अगर वो जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा दिल्ली जाके? दिल्ली में उसको भाषण देने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो एनडीए से भी नहीं है, इंडिया से भी नहीं है, वो मोदी के तरफ से भी नहीं है, वो राहुल गांधी के भी तरफ से नहीं है, तो जयराम महतो क्या उखाड़ लेगा सर दिल्ली में? तो दूसरे अफसर ने कहा कि सर आप ठीक बोलते हैं, जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर वहां कोई बेईमान पदाधिकारी उसको दिखा तो रोड में पटक के मार देगा सर। ये मैंने नहीं कहा, ये उस अफसर ने कहा कि जहां से गिरिडीह शुरू होती है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर प्रखंड लेवल में या पंचायत लेवल में कोई अफसर मनमानी किया, फुटानी किया तो जयराम महतो को पटक के मार देगा सर, ये गारंटी है। यही बेरमो विधानसभा की एक घटना है। एक आदमी को अटेंडेंस रोक दिया गया था। वो आदमी हमारे पास आया, बोला भैया ये ऐसा बात है। हमने कहा कि अधिकारी को फोन लगाइए, तो बोला नहीं, एसपीओ की पीओ था, बोले लगाइए फोन। तो हमने फोन लगाया, उनको परिचय दिए कि सर हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, इनका अटेंडेंस बंद कर दिया गया है, गरीब आदमी है, नौकरी में रख लिया जाए। उधर से अधिकारी की आवाज आती है कि कौन जयराम महतो, हम तो नहीं पहचान पाए। हम इतने बोले कि आप विधायक और सांसद का खाली आवाज पहचानते हैं ना, अच्छी बात है, तो हम आज आपको फोन नहीं करेंगे, फोन काट रहे हैं। अब आपसे हम 2 महीना के बाद मिलेंगे, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम चुनाव ना जीते। अगर चुनाव जीत गए ना और रोड में जहां दिखेगा पटक के दामोदर नदी में गाड़ देंगे। विश्वास कीजिए 10 सेकंड के बाद उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है। 10 सेकंड में 10 सेकंड में उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है। हमने कहा काम हो गया है, रख लीजिएगा इसको। 10 सेकंड में
ये कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। शेख शाहिद हमारे उपाध्यक्ष है, वो उसको लेके आए थे, पूछ लीजिएगा कौन है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे। शेख शाहिद यही मंच में शायद बैठे हैं, उनसे पूछेगा वो आदमी कौन है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और हमने बस इतना ही कहा था कि अगर आपको विधायक सांसद का ही पैरवी पसंद है तो 2 महीना के बाद हम आपसे बात करेंगे। यदि जीत गए तो हम बात नहीं करेंगे, दामोदर नदी में पटक के गाड़ देंगे। इसका मतलब क्या है समझे कि नॉन मैट्रिक मंत्री बनाएगा तो क्या होगा, चोर गुंडा लोग को विधायक बनाएगा तो क्या होगा। अफसरशाही पूरी तरह